नमस्कार। द फेडरल देश के खास कार्यक्रम जनपद में आप सभी का स्वागत है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव अब ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में रिझाने में लग गए हैं। आपने देखा पिछले कई वर्षों में लगातार वो पीडीए की बात करते रहे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन अब उस कड़ी में ब्राह्मण भी शामिल हो चुके हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक ब्राह्मणों का सम्मेलन भी कल उन्होंने पार्टी मुख्यालय में लखनऊ में किया और पवन पांडे जिन्होंने बढ़ चढ़कर राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उसका मुद्दा उठाया, उनको उन्होंने अभी से घोषित कर दिया कि अयोध्या से वो उम्मीदवार भी होंगे। तो इन जो राजनीतिक जो चल रही है, ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश चल रही है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता शौर्या सिंह जी जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। उन दोनों से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो शौर्या जी, अभी तक तो अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे थे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन ब्राह्मणों को क्या लग रहा है? ब्राह्मण सबसे बड़ा फैक्टर है क्या सरकार बनाने में? मायावती भी इस फार्मूला को आजमा चुकी है, उनको सफलता मिली 2007 में। तो आप लोग भी अब लग रहा है कि ब्राह्मणों के क्योंकि सम्मेलन जो हुआ उसके बाद इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा तेज है। जी, देखिए समाजवादी पार्टी सिर्फ ब्राह्मण या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं या पीडीए में जिस तरह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहा जा रहा है, उस तरह से सिर्फ उसको ही लेकर के चलने का काम नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी इस समय फोकस कर रही है हर वर्ग को साथ में लेकर के चलने की और स्पेशली उन वर्ग को साथ में लेकर के चलने की जिस वर्ग के हक को या आवाज को भारतीय जनता पार्टी ने दबाने या कुचलने का काम किया है। आज समाजवादी पार्टी पे ये कहा जा रहा है कि आज ब्राह्मण पे हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह समाजवादी पार्टी ही थी जिसने शिवाकांत ओझा जी को या अभिषेक मिश्रा जी को या मनोज पांडे जी जैसे मंत्री हमारी सरकार में रहे हैं। तो आज मैं समझती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी सनातन जिसको मैं कहती हूँ ना हिंदी ठेठ में बोलती हूँ कि अपनी बपौती समझती है कि सनातन और सनातनी हमारी बपौती है। और उसी तरीके से सनातन के हमारे जो स्तंभ है वो है ब्राह्मण समाज है, वही सनातन धर्म को आगे लेके जाता है, पूजा पाठ करता है। तो उनकी बेइज्जती करना भारतीय जनता पार्टी बंद नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले सवर्णों की पार्टी थी। अब आप देख लीजिए विगत दिनों में किस तरीके से दिख रहा है कि करणी सेना ने भी प्रण लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। सामने हमारे सामने वीडियो विजुअल्स भी आए। तो आज अगर मैं खुद एक ठाकुर होने के नाते अगर मैं 10 लोगों को पार्टी में जोड़ दूं और पार्टी में अखिलेश यादव जी उन लोगों को जोड़ लें, तो ये कहा जाएगा कि मतलब ठाकुर को वो जोड़ रहे हैं, ठाकुर की राजनीति कर रहे हैं। तो जो भी लोग सत्ता में हैं, उन लोगों ने जिन लोगों का साथ देने का वादा किया था, उस वादे पे जब आप खरे नहीं उतरे, उन लोगों के ऊपर कंधों पे चढ़ के आपने राजनीति की, अपनी रोटियां सेकी, फिर दरकिनार कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। आज ना आपके जबान पे सवर्ण में ठाकुर आते हैं, ना पंडित आते हैं, ना कोई बिरादरी आती है। तो जब वो बिरादरी अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहती है, और समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा ही हर जात और धर्म के लोगों का साथ दिया है और उन लोगों को इज्जत मुहैया कराई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव सेट किया गया था कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा में आ जाए, ठाकुर भाजपा में आ जाए, स्वर्ण भाजपा में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये नरेशन बनाया गया था कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। लेकिन किस तरीके से हमने और हमारी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, किस तरीके से जिसको मैं कहती हूँ हमारा जितना जन सैलाब है या जो जनता से प्यार समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, वो स्वयं हर जात के लोग आकर के समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहां समाजवादी पार्टी में हर जाति और धर्म के लोगों को इज्जत मिला करती थी और उनकी महत्वाकांक्षाएं को हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता था, और किस प्रकार इस समय उनके जिसको हम कहते हैं कि भावनाओं को आहत हो रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे आखिर? जब हम एक कहावत है ना सर कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है वो जिद में घर से निकल जाता है अगर माँ बाप की डांट फटकार भी पड़ती है तो, लेकिन जब वो बाहर जाकर के समाज में समाज की कूटनीतियों को देखता है, उसको ठोकरें पड़ती है, तब फिर उसको एक बार को फिर वापस से बुद्धि आती है कि जो हमारे असली
गार्जियन है या हमारे माँ बाप है, वही हमारी संरक्षण अच्छे से कर सकते हैं। तो वही हो रहा है। आप ही देखिए ना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को ये कहती थी कि आप समाजवादी पार्टी आपकी इज्जत नहीं करेगी, या समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ अरे मुसलमान और यादव की पार्टी है। तो भाई आपने भी देखा, विजुअल सबके सामने है, कल जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाई गई। किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लोगों का जन सैलाब उमड़ा है, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है। आप भाई वो पैसे पे तो बुलाने वाले लोग हैं नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का तो यही एजेंडा है कि बस भेज दीजिए, एक साड़ी पे लड्डू पे लोगों को बुलवा लीजिए। और बुलवाने के बाद उन बेचारी जनता को ये तक नहीं पता होता है कि हम जिस जुलूस में जा रहे हैं या जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं उसका एजेंडा क्या है या वो क्या होने वाला है। यहाँ पे तो सारे जितने ब्राह्मण कार्यकर्ता थे, और कल चूंकि जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती थी, तो वहां पे जितने लोग आपको दिख रहे हैं वो सब ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वो सब ब्राह्मण है, वहां कोई और दूसरी जात बिरादरी का नहीं है। तो शौर्या जी, जो जिस पीडीए की आप बात करती हैं, मतलब पहले तो पिछड़ा कहा जाता था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें उन्होंने कल दो शब्द बोला, पंडित और पीड़ित। इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, जब मैं पीडीए बोलती हूँ, मैंने शुरू में भी अपने एक आध और चैनल्स के इंटरव्यू पे मैंने ये चीजें रखी हैं कि जैसे हमसे ये पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछा गया सर कि आप अगड़ी हैं तो बताइए पीडीए में आप कहाँ हैं। तो पीडीए का जो एक ए है वो सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है, उसमें आधी आबादी भी आती है, उसमें अगड़े भी आते हैं। तो पीडीए बना ही इस वजह से है कि जितने धर्म, जितनी जातियां, जितने समुदाय हमारे देश में है, हमारे उत्तर प्रदेश में है, वो सब आप उसको पीडीए में कवर कर सकते हैं। पीडीए की उंगली जो बिरादरी पकड़ेगा, हम उसको उसमें सम्मिलित कर लेंगे। बिल्कुल। नितिन जी, क्योंकि यूपी की राजनीति को आप इतने वर्षों से देख रहे हैं, 9 से 12% कहा जाता है कि ब्राह्मणों की वहां पे आबादी है, सरकार बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका होती है, 80 से लगभग 110-15 सीटों पे वो डिसाइड करते हैं कि वहां पे कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। तो ऐसा क्या लग रहा है यूपी में कि बसपा भी इन दिनों, मायावती भी लगातार ब्राह्मण संवाद करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि वो खुल के अभी तक नहीं आई है सामने, लेकिन अखिलेश यादव तो खुल के मैदान में उतर चुके हैं और वो ब्राह्मणों को रिझाने में बिल्कुल लग चुके हैं। कल का एक सम्मेलन तो साफ तौर पे बता रहा है उसको। हाँ, बिल्कुल। देखिए मनीष जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस वक्त भी ये नारा दिया गया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। हुआ भी बिल्कुल वही। 2007 में मायावती को प्रचंड बहुमत की सरकार मिली। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार 12 से 17 तक रही, और फिर 17 से लेकर अभी तक बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश की जो जातिगत आधारित राजनीति है, वो खासा दिलचस्प है। तकरीबन 40% से अधिक जो है यहाँ पर ओबीसी समाज के लोग हैं, 20% जो है अपर कास्ट के लोग हैं, और 20% तकरीबन एससी एसटी के लोग हैं। तो अखिलेश यादव को बखूबी पता है कि अगर हमारे साथ ओबीसी वर्ग है और थोड़ा सा वर्ग अगर हमको अपर कास्ट का वोट मिल जाता है, अगली जातियों का वोट मिल जाता है, जिसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, वैश्य भी है, बनिया भी है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो नैया है वो पार हो सकेगी। और यही वजह है कि लगातार वो इस मुद्दों को फोकस कर रहे हैं। इसके पहले आपने देखा था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर कार्यक्रम रखा गया था, फिर जनेश्वर मिश्र पार्क में भी रखा गया। दोनों जगह हुजूम जो है वो बहुत था, यानी कि लाखों की तादाद में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे। और जनेश्वर मिश्र, जिनके नाम से लखनऊ में पार्क भी है, और दावा किया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, तकरीबन 376 एकड़ में। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव इस बात को साफ संकेत देने की स्थिति में जुटे हुए हैं कि देखिए 2024 हालांकि में प्रदेश 37 सीटें उनको। नितिन जी, प्रदेश सरकार ने तो इजाजत नहीं दी जनेश्वर मिश्र पार्क में सम्मेलन करने के लिए। देखिए, इस तरह की स्थितियां तो अक्सर होती आई हैं। आप देखिए, जब भी अखिलेश यादव जेपी जयप्रकाश नारायण की जो है जयंती मनाने जाते थे, तो वहां पे जो जेपी कन्वेंशन सेंटर है वहां पर ताला लगा दिया गया। उसके बाद उन्होंने बैरिकेड फांद करके वहां पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अब चूंकि अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रशासन कुछ भी काम करे, सरकार कुछ भी काम करे, लेकिन उनको अपना काम करके दिखाना है। और यही वजह है कि न सिर्फ जनेश्वर मिश्र पार्क में उन्होंने माल्यार्पण किया, कार्यक्रम आयोजित किया, बल्कि उसके बाद लौटने के बाद जो है पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर न सिर्फ उस तमाम तरह के जो ब्राह्मण लोग मौजूद थे, बल्कि उनको जो बटुक समाज के लोग थे ब्राह्मण के, उनको भी सम्मान किया गया।
बटुकों का सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं, उनके कार्यक्रम में जो उनका विरोध कर रहे थे उसमें किस तरीके से बटुकों की चोटी खींची गई थी, उसके मुद्दे को लेकर के खासा राजनीति हुई थी। ब्रजेश पाठक ने डैमेज कंट्रोल कोशिश जरूर करी, लेकिन स्थिति जो है बाहर निकल चुकी थी और बहुत उसका हो हल्ला मचा। अब चूंकि अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि अगर थोड़ा सा वोट हमको अपर कास्ट में मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की नैया जो है पार हो चलेगी। उत्तर प्रदेश में 2024 में जो प्रयोग देखने को मिला है लोकसभा चुनाव के दरमियान, वो खासा दिलचस्प है। और यही वजह है कि 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी अब तक के सबसे बड़े इतिहास में जो है वो सीटें उनको विजयी हासिल हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में पीडीए अगर नारा निश्चित रूप से आगे चलता है तो समाजवादी पार्टी के न सिर्फ जीत के लिए साबित होगा, बल्कि अपोजिशन जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी कि बीजेपी जो है मौजूदा सत्ता दल, उसके लिए भी खास से दर्द होगा। क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों के अपमान को लेकर के अखिलेश यादव घेरते आए हैं और ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, ब्राह्मणों की जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में कोई पूछ नहीं रहा, उनकी कोई चलती नहीं है। ब्रजेश पाठक का रह रह करके तमाम उदाहरण दिया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी प्रमुख जातियां हैं जो बीजेपी से थोड़ा सा नाराज हैं या जिन पर बीजेपी ध्यान नहीं दे पा रही है, उनको अखिलेश यादव लगातार अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन नितिन जी ताकि एक दो बात हजार सत्ताईस का जो नितिन जी एक बात तो कहा जाता है ना कि लाख कितना भी नाराज हो जाए ब्राह्मण समाज, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10-12 वर्षों में राजनीति रही है, किसी भी प्रदेश में वो देखा गया है कि अल्टीमेटली ब्राह्मण समाज हो चाहे अग्रणी जातियां जो है, उसका पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास जाके गिरता है। चुनाव से पहले ये जरूर बातें की जाती हैं कि ये जाति नाराज है, चाहे ये ब्लॉक जो है वो नाराज है, लेकिन जब वोट गिरता है तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे में जाके गिरता है। बिल्कुल देखिए मनीष जी 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश यही देखता आया है। चूंकि जो यूपी के जो तो प्रमुख चुनाव हुए हैं 2014 का हो चाहे 2017 का हो 2019 का हो या 2022 का, इन चुनाव में देखने को मिला था कि जो उत्तर प्रदेश की जातीय आधारित संरचना है राजनीति की वो टूटती दिखाई दी। चूंकि मोदी मैजिक काम कर रहा था, योगी मैजिक काम कर रहा था और लिहाजा धर्म के नाम पर चुनाव हुआ जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। 2024 आते आते समाजवादी पार्टी इस बात को जनमानस तक पहुंचाने में कामयाब हो गई कि अगर बीजेपी की सरकार आती है, 400 सीटें आती हैं, तो निश्चित रूप से संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और जो पिछड़ों का हक है, वो पूरी तरीके से खत्म कर देगी भाजपा सरकार। और यही वजह है कि आप देखिए लगातार जो ओबीसी था वो एकजुट हुआ, तमाम अपर कास्ट के लोगों ने वोट दिया। आप अखिलेश यादव का जो पूरा चार्ट उठा करके देखिए, तमाम सारे सवर्ण कास्ट के भी लोग जो है विधानसभा में भी पहुंचे हैं, लोकसभा में भी पहुंचे हैं और आने वाले समय में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भागीदारी जिसकी जितनी है उस आधार पर टिकट वितरण होगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा, चूंकि पूरी टैली फॉर्मेशन हो चुका है, अखिलेश यादव ने सारी सीटों पर सर्वे करा लिए हैं, अपने प्रत्याशी 1, 2, 3 कैटेगरी में उन्होंने बांट करके सभी के नाम भी लगभग फाइनल कर दिए हैं। सिर्फ औपचारिकता बाकी है, ऐलान बाकी है कि ये अमुक प्रत्याशी इस जगह से चुनाव लड़ेगा। तो आने वाले समय में अखिलेश यादव को बखूबी पता है कि अगर पूरे वोट ना सही ब्राह्मणों के अगड़ों के, अगर कुछ परसेंटेज वोट भी मिल जाते हैं, 2-3% भी अगर समाजवादी पार्टी हासिल कर लेती है, तो न सिर्फ उनको उत्तर प्रदेश फतेह करने में आसानी होगी, बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनती उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की दिखलाई देगी। और यही आंकड़ों के साथ, यही नारों के साथ और यही नैरेटिव के साथ अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मेरा सवाल शौर्या जी आपसे है कि देखिए भारतीय जनता ब्राह्मणों का जो वोट है इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं एक बार नितिन जी से बोलूंगा, नितिन जी आपके ऑडियो में थोड़ा सा गड़गड़ाहट है, अगर आप फिर से ज्वाइन करें तो आवाज थोड़ी साफ हो जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है। मेरी बात मैं ये पूछ रहा था शौर्या जी आपसे ये सवाल कि क्यों ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी पे भरोसा करे, क्योंकि आपको देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब आपकी पुरानी सरकार थी कहा गया कि थाने से लेके ब्लॉक से लेकर प्रशासन में हर जगह यादव बैठे हुए हैं, लेकिन आपको कैसे लग रहा, क्यों लग रहा कि ब्राह्मण समाज आपके नेता पे आपके बातों पे भरोसा करेगा आने वाले चुनाव में? कोई भी किसी भी बिरादरी का विधायक होगा, उसके अगल-बगल उसी की बिरादरी के 10 लोग आपको दिख जाएँगे। बहुत रेयर केस में होगा कि एक आध दूसरे बिरादरी के लोग दिखेंगे, लेकिन मोस्टली ये होता है कि अगर ठाकुर विधायक है, उसके इर्द-गिर्द ठाकुर लोग दिखेंगे। अगर कोई अल्पसंख्यक है, उसके अगल-बगल भी वही लोग दिखेंगे। कोई अगर अनुसूचित जाति का है, तो उसके अगल-बगल भी वही लोग दिखेंगे। ये एक धारणा है या धारणा क्या कह लीजिए, ऐसा होता है। तो बिल्कुल। उसी तरीके से मैं कहूँगी कि अगर समाजवादी पार्टी का
कोर वोटर अगर यादव है, या अगर मैं मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी में यादव जो बाहुल है, यादव जितने ज्यादा लोग हैं वो मोस्टली ज्यादा से ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और समाजवादी पार्टी को खून पसीना दे करके एक करने का काम यादवों ने किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी अखिलेश यादव जी की रैलियां निकल जाएं या किसी रास्ते से वो गुजर जाएं, आप बताइए अगर 50 लोग अगर उस जगह पे खड़े हैं तो उसमें से 30-35 आपको यादव मिल जाएंगे। तो यादवों ने जी जान और खून लगा करके, अपनी गाढ़ी कमाई लगा करके, अपना जमीन जड़ जमीन बेच करके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई एक बिरादरी अपनी पार्टी को, अपने लोगों को आगे बढ़ा रही है, तो वो चाहेगी कि अगर जब हमारी सरकार होती है तो हम वहां पे अपना स्टैंड रखें, अपनी नेता से अपनी बात कर सकें। लेकिन ऐसा ये कहीं पे भी नहीं है कि दूसरी बिरादरी, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे दूसरी कोई भी अनुसूचित जाति का भी कोई हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि सिर्फ यादवों की बात सुनी जाती है। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि 50 में 35 यादव होंगे, लेकिन बाकी तो अन्य बिरादरियां हैं। और कौन ये कहता है, अन्य बिरादरी का कोई आके ऐसा कह दे कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने हमारी बात नहीं सुनी, या हमारे पक्ष को नहीं रखा गया, या हमारी निंदा हुई, कभी कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ठाकुरों की, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी पंडितों की, जो आज ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा अपमान किया, हमारे वोट का अपमान किया। आज बिहार के इलेक्शंस में बांकीपुर विधानसभा में क्या हुआ वो सबके सामने है। ये वही वोटर्स थे जो इतने समय से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता, जिन्होंने प्रशांत किशोर को वोट देकर के उनको विजयी बनाया। उनको प्रशांत किशोर को विजयी नहीं बनाना था, उनको भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना था। उनको, उनका सिर्फ ये कहना कि हम वहां से किसी भी कुत्ते बिल्ली को लड़ा देंगे। आप समझिए कि हम समाजवादी पार्टी, मैं गाजीपुर से आती हूँ सर, मेरे यहाँ एक ऐसा विधानसभा है जिसको सैदपुर कहते हैं, जहां पे समाजवादी पार्टी का ही वो हब है, आप ये समझिए। और वहां इतने ज्यादा हमारे वोटर्स हैं कि, लेकिन तो भी हमारी ये कभी हैसियत नहीं हो सकती कि हम ऑन मीडिया आकर के ये कह दे कि सैदपुर से अगर हम कुत्ता, और यही हमें वहां से हरा देगा। तो ये काम जब पटना में, बिहार में आपके कोर वोटर्स आपको हराते हैं क्योंकि वो आपसे नाराज हैं। आरएसएस का एक विंग है भाजपा, आरएसएस का भाजपा एक विंग है, और आरएसएस के मूल कोर वोटर्स जो भाजपा के हैं, जब वो भाजपा को हराने पे आ गए, तो आप समझिए कि कहाँ ठाकुर और कहाँ ब्राह्मणों में हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ लड़ाई बहुत तो दूसरी। आप मानती हैं कि शौर्या जी, आप मानती हैं कि बिहार में कास्ट जो बैरियर था वो टूट गया बांकीपुर में, और उसका फायदा जो है बिल्कुल टूटा वो है। यूपी में भी देखने को मिलेगा? देखिए, फायदा वहां का, फायदा वहां के इलेक्शंस और यहाँ के इलेक्शन, जैसे हम बंगाल से भी अपने यहाँ को रिलेट कर रहे थे, हमने बिहार से को रिलेट किया। देखिए, हर जगह के ना इश्यूज बहुत अलग हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन इश्यूज, बिहार बिल्कुल। के इश्यूज बहुत अलग हैं। वहां का मेन एजेंडा भी ये है कि जो यहाँ के प्रवासी लोग बाहर जा रहे हैं काम करने, वो ना जाए, वो हमारे यहाँ रुके, ताकि हमें रोजी रोजगार इतना बिहार में मिल सके कि यहाँ के लोग बाहर प्रवासी ना जाएं, वो यहीं रहें। ऐसा उत्तर प्रदेश में उतना नहीं है। बंगाल के जो इलेक्शंस जिस तरीके से कंडक्ट कराए गए, वहां के मूलतः इश्यूज ही कुछ और थे। वहां एक नरेशन सेट कर दिया गया कि बांग्लादेशी घुसाए हैं, बांग्लादेशी आ गए, तो वहां पे आप देखिए ये तीनों को हम जोड़ नहीं सकते साथ में। अगर हम ये सोचें एक एनालाइज में, और एक डेटा एनालाइज करके, और एक इलेक्शन एनालिस्ट के तौर पे अगर हम देखें, तो हम ये तीनों जगह के इलेक्शंस को और इसके मेजॉरिटी इश्यूज को हम साथ में नहीं रख सकते, क्योंकि तीनों बहुत अलग एरियाज हैं, अलग माइंडसेट है, यहाँ का खान पान अलग है, यहाँ के वोटर्स अलग हैं, यहाँ की सारी चीज बिल्कुल, अलग है। बिल्कुल। तो शौर्या जी, क्या यूपी में भी ठीक है, वो बांकीपुर तो एक अलग मसला था, और उस पर से छात्र आंदोलन और सम्राट सरकार के खिलाफ भी वो सम्राट सरकार को लेकर भी मैंडेट था। तो यूपी में भी क्या आप लोग की तैयारी है कि हर जाति धर्म के लोग, और राम मंदिर का तो मुद्दा आपके हाथ में अब आ गया है, तो उसके बाद सभी लोग आपको लगता है कि समर्थन देंगे? देखिए, अभी क्या है ना, ये जो जंतर मंतर पे हुआ सर, ठीक, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे देश का युवा है, एक कहावत कही गई है ना
कि जब हमारे देश का युवा आंदोलन करता है या हमारे देश का युवा जब आवाज उठाता है ना, तो उसी समय सरकार पलटती है और उसी समय जो है आगे जिसको हम कहते हैं ना कि नए एरा की शुरुआत होती है। तो जेनजी अभी तक तो आ गया था, बट जेनजी का युग अभी तक शुरू नहीं हुआ था, तो अब शुरू हो गया है जेनजियों का युग। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में अब लोगों को चाहिए, डिजिटल हो गई है सारी चीजें, न्यूज वगैरह, सॉरी टू से न्यूज वगैरह कोई देखता नहीं है, न्यूज वगैरह बहुत कम लोग देखते हैं और आधे लोग तो इसलिए त्रस्त होकर नहीं देखते हैं कि सिर्फ उसमें भारतीय जनता पार्टी के एडवर्टाइजमेंट आ रहे होते हैं। तो अब सोशल मीडिया पे आप खुद भी हाथ में हमारे फोन रहता है 24 घंटे। हमारा मेजर इश्यूज क्या है? हमें कॉलेजेस चाहिए, हमें स्टेडियम्स चाहिए, हमें अच्छी हॉस्पिटल चाहिए, हमें महिलाओं की सिक्योरिटी चाहिए, हमें अच्छी बिल्डिंग्स चाहिए, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सारी चीजें 11 साल में भारतीय जनता पार्टी देने में असफल रही है और इसके खाली ख्वाब दिखाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन दिया नहीं है। इन्होंने हमें फ्री बीज में फंसा के रखा। 5 किलो राशन, शुरुआत में इन्होंने सिलेंडर फ्री बांटा। अब स्थिति क्या है? जिस जिस चीज पे इन्होंने फ्रीबीज रखी सर, वो सारी चीजें जो है 4 गुना रेट से आगे बढ़ी और आज वही सिलेंडर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी योजना में बांटे हैं, आज घरों में चूल्हे पे खाना बन रहा है, वही सिलेंडर भराने का लोगों के पास पैसा नहीं है। फ्री बीज 5 किलो राशन में किसका गुजारा होता है? फ्री बीज, क्योंकि आज जनरेशन समझ चुकी है कि उनको फ्री बीज नहीं चाहिए। आप उनको रोजगार दीजिए, आप उनको नौकरियां दीजिए, आप उनको ऐसी योजनाएं दीजिए जिससे कि उनका घर बन सके, उनका फ्यूचर डेवलपमेंट हो। आप बच्चों को बिल्कुल अच्छी एजुकेशन दीजिए, आप स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे बढ़ाइए। अरे उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसी जगह है जहां से सबसे ज्यादा आईएएस, पीसीएस और स्पोर्ट्स में बच्चे आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप ही बताइए, स्पोर्ट्स में जितने हमारे रिंकू हैं, हमारे रिंकू जी भी यहाँ उत्तर प्रदेश और हमारे गाजीपुर के अगल बगल एरिया से ही आते हैं। आप बताइए, ऐसे टैलेंट के लिए हमारे गाजीपुर में स्टेडियम बनने वाला था, उसको यहाँ से हटा करके गोरखपुर शिफ्ट कर दिया गया। हमारे गाजीपुर और बनारस से, हमारे गाजीपुर से करीब 40 या 55 किलोमीटर दूर पे एक स्टेडियम है। तो जो बच्चा यहाँ खेलना चाहेगा वो पहले इतना दूर सफर करके जाएगा और उसके बाद वहां पे खेल के वहां से आएगा, फिर वो पढ़ाई करेगा, फिर अपने दिनचर्या तो उसका बर्बाद। बिल्कुल। तो शौर्या जी, आपके पास मुद्दों की कमी नहीं है योगी सरकार को घेरने के लिए, और जब ब्राह्मण समाज नाराज है तो आपसे समअप करेंगे नितिन जी। कोशिशें तो हैं हर तरफ। क्या मानते हैं आप, यूजीसी वाला भी जो एक मैटर था, जिस तरीके से यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया, तो जो अग्रणी जातियां, उसमें एक नाराजगी थी जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को यूपी में उठाना होगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए बिल्कुल मनीष जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 9 साल हो गए हैं और एंटी इनकम्बेंसी डबल इंजन का भी फर्क जो है, यानी कि जो गुस्सा है वो भी जो है चुनाव में देखने को मिलता है। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है। यही वजह है कि आप देखिए लगातार योगी आदित्यनाथ अपने मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दों को लेकर के, डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर के, स्कूल शिक्षा, महिला सुरक्षा मुद्दों को लेकर के नहीं कर रहे हैं। उनके बयान आप देखिए, अभी जो विधानसभा का मानसून सत्र समापन हुआ है जिसका, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि ये रामद्रोही हैं और 2000 में जो है हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ी गई और ये जो है चंदा नहीं दिए। तो इस तरह की बातें उठ करके सामने आ रही कि जो राम के विरोधी थे वो चंदा भी नहीं दिए, वो चोरी की बात कर रहे हैं। तो योगी जी को बखूबी पता है कि इन मुद्दों को अगर हम हटक के चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। उनको पता है कि जातिगत भेद हम तभी कर सकेंगे जब हम धर्म की बात करके और उन मुद्दों को ढकने की कोशिश करेंगे। तो यही वजह है कि लगातार आप देखिए धार्मिक मुद्दों को लेकर के योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसी मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं। ये वो नहीं बता रहे कि 9 वर्षों में उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने कॉलेजेस, कितने मेडिकल कॉलेजेस और कितने हमने संसाधन व्यवस्थित किए, कितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ, कितना इन्वेस्टर समिट जो है वो यूपी में लागू हुई, कौन-कौन सी नई फैक्ट्रियां बनी। इस मुद्दे को बात नहीं किया जा रहा। मुद्दा सिर्फ उठाया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी पे नमाज किसने पढ़ी, 92 के समय कौन रामद्रोही था, अभी चंदा चोरी के समय जिसने चंदा दिया नहीं दिया, वो मुद्दे उठा रहे हैं। तो आप समझिए कि आखिरकार नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है। दूसरी बात ये भी सच है मनीष जी कि अगर विकास के नाम पर चुनाव होता तो आज शीला दीक्षित देश की प्रधानमंत्री कब का बन चुकी होती। विकास के नाम पर अगर चुनाव होता तो बहुत बड़ा उन्होंने जो है
एक माइलस्टोन सेट किया है डेवलपमेंट को लेकर के। आधुनिक दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से आपने देखा, हम आप देखते हैं डेवलपमेंट को लेकर के चुनाव होता तो मायावती भी उतनी न पिछड़ती, डेवलपमेंट को लेकर के भी चुनाव होता तो अखिलेश यादव ने भी बेजोड़ काम कराए। लखनऊ का मैं दावा करता हूं, मैं चूंकि लखनऊ रहता हूं और पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन इन 10 वर्षों में उतना काम नहीं हुआ जितना कि उनके 12 से 17 के कार्यकाल में हुआ। तो विकास के नाम पर सभी को पता है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हारेंगे। धर्म को जाति भेज सकती है और जाति को धर्म भेज सकता है, और यही वजह है कि दोनों लोग अपने अपने स्तर पर कोई जाति का झंडा बुलंद किए है, कोई धर्म का। मनीष जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। धर्म और जाति भारत की राजनीति से उसको अलग रखा भी नहीं जा सकता है। तो ज़ाहिर तौर पर लेकिन अखिलेश यादव की नज़र अब ब्राह्मण वोट बैंक पर है। पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए में अब पंडित भी अब नाम उन्होंने शामिल कर दिया, और जैसा कि शौर्या जी कह रही हैं कि जब एक ही बात करते हैं तो उसमें अगड़े भी आते हैं और आधी आबादी भी आती है। तो देखना होगा, बहुत चुनाव नज़दीक आ रहा और बहुत ही एक्साइटेड लगता है कि यूपी में एक चुनाव होगा। तो आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, शौर्या सिंह जी आप जुड़ी और नितिन जी आप जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया, इस धन्यवाद इस चर्चा में बहुत जुड़ने धन्यवाद के सर, लिए, बहुत और आभार। आगे भी किसी मुद्दे पे हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो इस चर्चा को दर्शकों देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।